Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, yesterday we have started our new chapter, that is Inside the Atom. In our last video, we have learned about the different theories of atomic structure given by different scientists. In today's video, we are going to learn about some another theories given by Bohr's stable orbit atomic model. यानी कल हमने हमारे वीडियो के ज़रिए से जौहर की अंदरूनी साख्त को समझने के लिए मुख्तलिफ़ साइंसदानों के ज़रिए दी गई जौहरी नज़रियों को समझने की कोशिश की, जिसमें डाल्टन का नज़रिया, जे थॉमसन का नज़रिया और फिर रुदरफोर्ड के तजुर्बे के बिना पर की गई जौहरी साख्त के बारे में हमने समझने की कोशिश की। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम जिन नुकात को समझने की कोशिश करेंगे वो इस तरह हैं। सबसे पहले बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, यानी बोर की मुस्तकिल मदार की जौहरी साख्त, और बोर के ज़रिए दी गई जौहरी साख्त किस तरह है उसको देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन बाय बोर, इन दैट वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम जौहर की साख्त के दो हिस्से, मरकज़ा और मरकज़े के बाहरी हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मरकज़े में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहरी हिस्से में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके अलावा हम जौहर की दो बहुत ही अहम खुसूसियात, टू मेन प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम वी आर गोइंग टू लर्न, दैट आर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, जौहरी अदद और जौहरी कमियत अदद। इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बोर ने अपने जो है मुस्तकिल मदार की जौहरी साख्त के बारे में क्या कहा है। बच्चों, जैसा कि आप तमाम जानते हो कि रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डन फॉइल पर, उसकी बिना पर उसने जो पोस्टुलेट्स या उसने जो नुकात बयान किए थे, उसके हिसाब से जौहर के दरमियानी हिस्से में मुस्बत बारदार मरकज़ा मौजूद है और उसके अतराफ़ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं या गर्दिश कर रहे हैं। ये बहुत हद तक सही साबित हुआ और ये जौहर की साख्त के लिए किया गया पहला सही कदम माना गया। इसके बाद लेकिन इसमें चंद नक़ाइस भी मौजूद थे। कुछ बातें थी जिनको रुदरफोर्ड बयान नहीं कर पाया। He cannot explain some facts that how many the electrons revolve in the orbits, how many orbits are present, and he also said that when the electrons jump from one to another energy levels, the energy decreases. एक से दूसरे खौल में जाते वक्त उसकी एनर्जी कम होती जाती है और उसने बताया कि आखिर में जाकर जो जौहर या एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैनिश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने शुरुआत में जो थ्योरीज़ पढ़ी हैं ये उसके ख़िलाफ़ है। हमने पढ़ा है कि एटम इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी उसको फ़ना नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। तो ये उसके ख़िलाफ़ बात थी जिसको मानने से इनकार हुआ। तो उसकी इस गलती या नुक्स को बोर के एटॉमिक मॉडल ने दूर करने की कोशिश किया, उसने मुकम्मल तौर पर उसको दूर किया। तो देखते हैं क्या और किस तरीक़े से उसने काम किया है। इन द ईयर 1913 Danish scientist Niels Bohr
explained the stability of atom by putting forth stable orbit atomic model. The important postulates of Bohr's atomic model are as follows. यानी सन 1913 में डेनमार्क के साइंसदान नील्स बोर ने मुस्तकिल मदार वाली जौहरी साख्त पेश की। यानी उसने जो बताया था कि मदार से एक से दूसरे में जाते वक्त एनर्जी जो कम होती है वो उसकी वजह से जो जौहर है वो मुस्तकिल नहीं रहता या वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि एटम या जौहर ख़त्म नहीं होता तो स्टेबल होता है। कौन ये साबित हो चुका था, सिवाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी जो तापकार अनासिर होते हैं सिर्फ वही जो है अनस्टेबल होते हैं, उनके अलावा बाकी तमाम जो एलिमेंट्स मौजूद हैं दुनिया में वो तमाम स्टेबल हैं। तो क्या है उसके पोस्टुलेट्स, उसने अपने नुकात को इस तरीके से पेश किया। सबसे पहला पॉइंट उसकी थ्योरी का है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस lie in the concentric circular orbits at certain distance from the nucleus। उसके हिसाब से जो जौहर है उसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये मरकज़ा हो गया पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, और जो उसके अतराफ में जो ऑर्बिट्स या खौल या मदार हैं वो कोसेंट्रिक यानी एक ही, उनका मरकज़ एक ही है। इस तरीके से वो एक दूसरे के अतराफ में जो है लाई करते हैं पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो उनका मरकज़ हर एक का एक है। इसी को कोसेंट्रिक यानी हम मरकज़ कहेंगे। समझ में आया? यानी जो रुदरफोर्ड नहीं बयान कर पाया कि अलग अलग ऑर्बिट्स होते, वो यहाँ पर नील बोर ने उसको बयान करने की कोशिश की। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट यानी एक मखसूस मदार में जब वो मौजूद होता है तब उसकी तवानाई मुस्तकिल होती है, तवानाई में कोई कमी या ज़्यादती नहीं होती। लेकिन but when an electron jumps from inner orbit to an outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of its energy level। जब एक इलेक्ट्रॉन अंदरूनी मदार से बैरूनी मदार में छलांग लगाता है, अब ये जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि एक ये मरकज़ा हो गया, ये अब समझ लीजिए ये दो मदार हैं, समझ रहे? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, अगर ये यहाँ पर छलांग लगाता है अंदरूनी मदार से बैरूनी मदार में, तो वो एनर्जी को जज्ब करेगा, तवानाई को जज्ब करेगा। तो उसकी तवानाई क्या होगी? यानी बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा। कितनी तवानाई? जितनी तवानाई उसको उस लेवल में जाने के लिए दरकार है उतनी ही तवानाई वो जज्ब करेगा। समझ में आ रही है बात? और इसके उल्टा when it jumps from an outer orbit to an inner orbit, it emits energy equal to the difference of its energy level। और जब वो बैरूनी मदार से अंदरूनी मदार में यानी बाहर से अंदर की तरफ आता है तो वो तवानाई को खर्च यानी इखराज कर देता है, उसको उस तवानाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो तवानाई खारिज कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो उसकी तवानाई कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मरकज़े के करीब वाला जो ऑर्बिट है, ये जो है न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसमें सबसे कम तवानाई होगी। जैसे जैसे मरकज़े से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे मरकज़े से आगे बढ़ते जाएंगे, तवानाई ज़्यादा लगेगी क्योंकि उनको ऑर्बिट बड़ा है, उतने में रिवॉल्व कर। तो और जैसे वो ऊपर से अंदर आएंगे फिर उनकी तवानाई क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। समझ में आ रही है बात? तो जो अनस्टेबिलिटी की बात रुदरफोर्ड ने कही थी, उसको उसने कहा कि वाकई में एनर्जी कम ज़्यादा होती है लेकिन जौहर ख़त्म नहीं होता। वो उतनी तवानाई आगे जाने के लिए तवानाई लगती है तो वो जज्ब कर लेता है, अंदर आने के लिए तवानाई कम होती है तो वो उस तवानाई को खारिज कर देता है। इस तरीके से एक एटम कभी भी अनस्टेबल नहीं होता। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद देखते हैं, अब
जो जौहर की साख्त उसने बताई नील बोर ने, उस हिसाब से हमारा जो जौहर है वो कैसा होता है. एन एटम इज़ formed from the nucleus and the extranuclear part. These contains 3 types of subatomic particles. हमारा जो जौहर है उसमें 2 हिस्से हैं. जौहर के 2 हिस्से हैं. एक है उसका न्यूक्लियस और एक है उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ये एक इनर पार्ट हो गया जो कि न्यूक्लियस पर मबनी है, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज. और बाहर के हिस्से में कौन से आ गए उसके ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रही बात. नेक्स्ट है ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. और उस जौहर की जो तमाम कमियत होती है या उसका जो वज़न हम कहेंगे कमियत जो होती है उसके मरकज़े में मरकूज़ होती है. ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी. उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं. The nucleus contains 2 types of subatomic particles. Together they are called as nucleons. हमारे जौहर के मरकज़े के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं. वो दो किस्म के ज़र्रात होते हैं. उनको इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन कहा जाता है. कौन से हैं वो ज़र्रात? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द 2 types of न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो 2 जो है ज़र्रात हैं जिनको दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है. इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. वाई दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स? एज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. क्योंकि वो न्यूक्लियस या मरकज़े के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है. अब मैंने शुरुआत में आपको 3 किस्म के ज़ैली ज़र्रात या 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कहा. तो मरकज़े के अंदर 2 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड मरकज़े के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर है इलेक्ट्रॉन. ऐसे मिला के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए. अब हम यहाँ पर देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस ये ग्रीन और ऑरेंज 2 कलर नज़र आ रहा है. ऑरेंज कलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज प्रोटॉन एंड ग्रीन देयर इज़ नो चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स. तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, उनको न्यूट्रॉन्स कहा जाता है. एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट, दे आर blue color, shown in blue color in this picture, so they are electrons. वो इलेक्ट्रॉन है. इस तरीके से in center positively charged nucleus is there and around it orbits are there. In these orbits electrons are revolving. Now one by one we will learn about the characteristic features of the subatomic particles, protons, electrons and neutrons. First of all we will see about the protons. Proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. प्रोटॉन किसी भी जौहर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बारदार ज़र्रा होता है. मरकज़े के अंदर मौजूद वो ज़र्रा जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे. नेक्स्ट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन ऑन इट. न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, हमने कहा है द न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर मुस्बत बारदार प्रोटॉन मौजूद है. वो प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है. अ प्रोटॉन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P. ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 इलेक्ट्रिक चार्ज. 1 electric charge is equal to 1.6 into 10⁻⁹ कूलम. यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. कूलम जो है बरक़ी चार्ज की इकाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई. तो एक प्रोटॉन के ऊपर एक मुस्बत चार्ज होता है. समझ में आ रही बात? When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, its magnitude is equal to the number of protons in the nucleus. अगर हम मरकज़े पर कुल जो मुस्बत बार होंगे उसको अगर E इकाई में ज़ाहिर करेंगे तो उसका तनासुब किसके मसावी होगा? जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे, यानी 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 पॉजिटिव चार्जेस उसमें होंगे. समझ में आ रही है? तो उसके पास जो है उतना चार्ज मौजूद
होगा, प्रोटॉन की तादाद के मसावी उस पर चार्ज मौजूद होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। The number of protons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element and it is denoted by the letter capital Z. किसी भी जौहर के मरकज़े में जितने भी प्रोटॉन की कुल तादाद है उसको उस अंसर का जौहरी अदद, यानी किसी भी अंसर का जौहरी अदद उसके पास मौजूद प्रोटॉन के नंबर को ज़ाहिर करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का जौहरी अदद अगर मैं कहूँ 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है। हीलियम का जौहरी अदद 2 है, इसका मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है। सोडियम का जौहरी अदद 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात आपको? मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 डाल्टन। ये जो आपको यू की तरह की जो अलामत नज़र आ रही है, ये इसको डाल्टन कहते हैं। साइंसदान डाल्टन के एजाज़ में इस इकाई को डाल्टन का नाम दिया गया है, जो कि इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। 1 डाल्टन इज़ यूनिफाइड, यानी इकाई जो है कमियत की इकाई है। कमियत तकरीबन जो है 1 डाल्टन के मसावी माना जाता है। तो ये हमारे प्रोटॉन की खुसूसियात हैं जो कि मरकज़े के अंदर मौजूद होता है। सेकेंड न्यूक्लियन, दैट इज़ न्यूट्रॉन के बारे में हम देखेंगे, यानी दूसरा ऐसा ज़र्रा जो मरकज़े में ही पाया जाता है वो न्यूट्रॉन है। उसको स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं। न्यूट्रॉन इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। There is no electrical charge on neutron, therefore it is electrically neutral, क्योंकि वो बरक़ी एतबार से मुतदिल होता है। It is denoted by the symbol small n, इसको अंग्रेज़ी के small n से ज़ाहिर करते हैं। The number of neutrons in the nucleus is denoted by the symbol n, यानी total number of neutron, यानी एक मरकज़े के अंदर 10 अगर न्यूट्रॉन होंगे तो उसको हम 10 न्यूट्रॉन को, अगर उसका नंबर हमको बताना है, कैपिटल N से ज़ाहिर करेंगे। स्मॉल n 1 न्यूट्रॉन ज़ाहिर करेगा और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, inside the sodium atom, inside the nucleus of the sodium atom there are 12 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो कैपिटल N इज़ इक्वल टू 12, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ में आ रही है आपके बात? मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ। आगे भी और ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको देकर समझाऊंगी, तब आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो जाए। एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विद एटॉमिक मास 1 डाल्टन कंटेन्स न्यूट्रॉन्स। सिवाय हाइड्रोजन के जिसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन है, उसके अलावा कोई दूसरा उसके पास न्यूक्लियन मौजूद नहीं है, उसके मरकज़े में सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं सिवाय हाइड्रोजन के बकिया तमाम अनासिर के मरकज़े में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 डाल्टन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और जो कमियत होती है न्यूट्रॉन की वो तकरीबन 1 डाल्टन के मसावी होती है, और क्योंकि प्रोटॉन की भी कमियत कितनी है, 1 डाल्टन, तो हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्योंकि हमने न्यूक्लियस में पॉजिटिव और एक न्यूट्रल जो है दर्रा होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। टुगेदरली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी न्यूक्लियस के अलावा मरकज़े का बाहरी हिस्सा। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स electron revolving around the nucleus and the empty space in between the nucleus and the electron। यानी जौहर की साख्त में मरकज़े के बाहर के हिस्से में क्या क्या मौजूद होता है, उसके अतराफ गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन और मरकज़े और
इलेक्ट्रॉन का दरमियान में मौजूद खाली हिस्सा, जिसको हम खला कहेंगे। समझ में आ रहे? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। हमने कल रुदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था कि दरमियान में मरकज़ा होता है और अतराफ़ में इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं, और उन दोनों के अतराफ़ में बहुत ज़्यादा जगह खाली होती है या एम्प्टी स्पेस होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन, अब जैसा कि बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खुसूसियात देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इज़ अ निगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इज़ डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन जो है ये मनफी बरक़ी बारदार ज़र्रा है जो कि रिवॉल्व करता रहता है, यानी गर्दिश में होता है मदारों के अंदर, मरकज़े के बाहर, और इसको इंग्लिश के स्मॉल ई से ज़ाहिर किया जाता है। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज -1 ई, यानी जैसा कि प्रोटॉन पर +1 इलेक्ट्रिक चार्ज था, इस पर -1, यानी दोनों के ऊपर मौजूद चार्ज कैसा है? मसावी है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1800 टाइम लेस दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल। जौहर जो इलेक्ट्रॉन की कमियत है वो बेहद मामूली है, यानी हाइड्रोजन के जौहर की कमियत से वो 1800 गुना। हाइड्रोजन के जौहर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की कमियत ही जो है मानी जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमियत को इसलिए नेग्लिजिबल है कि हाइड्रोजन के जौहर के मुकाबले में इसकी कमियत 1800 गुना कम है। इसलिए हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वज़न ही नहीं, इतने हल्के हैं कि हमको उनके वज़न को गिनने की ज़रूरत नहीं है, काबिले नज़रअंदाज है। इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और वो मरकज़े के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं, मरकज़े के बाहर के हिस्से में। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को तवानाई दरकार होती है, वो जिस हॉल में मौजूद होते हैं, जिस ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, उस हिसाब से उनमें तवानाई पाई जाती है। अगर वो मरकज़े के क़रीब है तो उनके पास तवानाई कम होगी, जैसे जैसे वो मरकज़े से दूर जाएंगे उनकी तवानाई में इजाफ़ा होगा। The number of electrons in the extranuclear part is equal to the number of proton in the nucleus, that is Z। यानी किसी भी अंसर के जौहर में मरकज़े के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, मरकज़े के बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद भी उतनी ही होगी। यानी हमेशा किसी भी जौहर में, किसी भी अंसर के जौहर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर equal in number, therefore electrical charges are balanced and the atom is electrically neutral। और इसकी वजह से बरक़ी बार मुतवाज़न हो जाने की वजह से, बरक़ी एतबार से हमारा जो जौहर है वो कैसा होता है? मुतदिल होता है, कम या ज़्यादा हो। अगर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर निगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए तो अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता। इसलिए क्योंकि ये दोनों मसावी हैं, इसलिए मुतवाज़न होने की वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। एक दूसरे को वो कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट होने की वजह से उनका असर ज़ाहिर नहीं होता और एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज पार्टिकल्स होने के बावजूद भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहलाता है? तो उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा मसावी रहती है, इसलिए दोनों अपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को नल यानी ज़ाया कर देते हैं उस असर को, इसलिए उस पर कोई चार्ज ज़ाहिर नहीं होता। अब ये तमाम बातों को देखते हुए यहाँ पर नीचे मैं आपको बोर के हिसाब से एटम किस तरीक़े का हो सकता है वो मैं आपको ज़ाहिर करने की या समझाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर देखिए, इन द मिडिल पॉजिटिव साइन जहाँ पर नज़र आ रहा है, छोटा सा हिस्सा वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज या मुस्बत बारदार न्यूक्लियस या मरकज़ा है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का है वो पहला ऑर्बिट है, ब्लू कलर का दूसरा, रेड कलर का तीसरा, और जो
ब्राउन कलर का है वो चौथा। ऐसे कोई कलर नहीं होते ऑर्बिट के, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर के बनाए हैं। समझ में आ रही है बात? तो जो ग्रीन कलर का है वो पहला है, उसके अंदर उसको नाम दिया गया है के शेल। पहला ऑर्बिट, द फर्स्ट ऑर्बिट इज़ कंसिडर्ड एज द ऑर्बिट विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। मरकज़े के जो सबसे करीब है वो पहला, और उसको नाम है के शेल। उसके बाद वाला सेकेंड नंबर का एल, के एल एम और एन, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। समझ में आई बात? इस तरीके से ये बोर के मुस्तकिल मदार का जौहरी खाका है। इसी तरीके से किसी भी आंसर में जो है मदार, अब ये किस में कितने मदार पाए जाते हैं, कैसे ये मदार होते हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको आज हमने जो पढ़े उस हिसाब से जो दो अहम खुसूसियात है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इसको उर्दू में कहेंगे जौहरी अदद। जौहरी अदद, तो ये क्या है? जौहरी अदद यानी किसी भी उसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स की कुल तादाद, या यानी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों की तादाद मसावी है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं उस आंसर के? जौहरी अदद कहलाते हैं। और ये बहुत ही अहम खुसूसियत है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कौन से, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। सोडियम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कहूँ क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 है, यानी 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11 और क्लोरीन का होगा 17, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, हाइड्रोजन के पास 1 है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1, सोडियम के पास 11 है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन के पास 17 इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 17 या 17। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं उस एतबार से हम पता कर सकते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर या जौहरी कमियत अदद, उसको ज़ाहिर करते हैं कैपिटल ए से। ये होता है मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद, यानी जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी अंसर के जौहर के मरकज़े में मौजूद होते हैं उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नोन एज इट्स एटॉमिक मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं। देयरफॉर द एटॉमिक मास नंबर दैट इज ए ऑफ सोडियम विल बी 23। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से मालूम करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गए होंगे, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। और हमने आज हमारे इस वीडियो के थ्रू ये समझने की कोशिश की है कि एक जौहर की साख्त किस तरह हो सकती है, किस तरह एक जौहर नज़र आ सकता है, उसकी साख्त अंदरूनी तौर पर कैसे होती है। अब इसी को लेकर हम
आगे के पार्ट या आगे के खुसूसियात के बारे में इंशाल्लाह नए वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।